Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel, and this video is actually the second part of the chapter The Making of a Scientist from the book Footprints Without Feet, class 10 CBSE. And in the previous video, that is the first part of this chapter, in that video we saw that Richard Albright, he was raising a flock of butterflies in his basement, and literally he was tagging these butterflies, and then he was trying to find out the span or the journey of the butterflies. But the type of result, the type of response he was expecting actually was not there. So somewhere he was losing interest, and he thought of basically to give up this work. इसके पहले वाले वीडियो में माय डियर चिल्ड्रन हमने ये देखा, स्पेशली जो लास्ट का पोर्शन था उसमें ये देखा कि जो रिचर्ड एब्राइट है वो बटरफ्लाइज को जो है उस पर एक स्टिकर जो है वो टैग करते थे, एक स्टिकर चिपकाते थे, और उसके बाद उस बटरफ्लाई को वो छोड़ देते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने ये काम किया तो बहुत डिवोशन के साथ, लेकिन जिस प्रकार का रिस्पांस और रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था उनको. तो कहीं ना कहीं वो अपना इंटरेस्ट भी जो है इसमें खो रहे थे. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. Now when he was in 7th class, then actually he understood what exactly real science is. जब वो क्लास 7th में थे तब उन्हें पता चला कि साइंस होता क्या है सही मायने में. और एक काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. काउंटी मीन्स रीजनल, ठीक है, एक एरिया और एक रीजन में होने वाला एक साइंस फेयर. फेयर मीन्स मेला, ठीक है. तो एक साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, रीजनल साइंस फेयर में, एंड ही लॉस्ट, और वो हार गए. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. So really he was very sad because he participated in that science fair but he did not win any prize, whereas all other participants, they won at least something. They won maybe consolation prize or anything else, you know. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. So in that science fair इनका जो स्टॉल लगा था, या फिर ये जहाँ पर स्टॉल लगाए थे अपना, वहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप में ये फ्रॉग के टिश्यूज़ को दिखा रहे थे. और जबकि जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या किया, लेट्स फाइंड आउट. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, बट द अदर्स पार्टिसिपेंट्स, द विनर्स स्पेशली जो जीत गए थे, वो क्या कर रहे थे कि वो सिर्फ कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं कर रहे थे बल्कि वो रियल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. और यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, उन्होंने सिर्फ एक माइक्रोस्कोप रखा और उस माइक्रोस्कोप से जो है वो फ्रॉग के टिश्यूज़ को लोगों को दिखा रहे थे. कुछ उन्होंने स्पेशल नहीं किया था. बाकी लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, इसलिए शायद वो सब जीते थे. Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. Now somewhere Richard was, literally looking forward for these type of competitions. अब उनके अंदर एक लगन, उनके अंदर एक पैशन सा उनके अंदर एक सवार हो गया था कि मुझे कंपटीशन जीतना है. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब फेयर होगा, काउंटी साइंस फेयर, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा. और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा बट आई विल डू सम रियल एक्सपेरिमेंट, और मैं रियल एक्सपेरिमेंट भी करूँगा. और उनको जो है इंसेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हुए कई साल हो चुके थे. वो कई सालों से जो है कीड़े मकोड़ों पर जो है वो काम कर रहे थे, कीड़े मकोड़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे.
तो उन्होंने सोचा कि मैं कीड़े मकोड़ों पर ही अपना एक्सपेरिमेंट जो है आगे भी करूं. So he wrote to Dr. Ugart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. So literally what happened, he wrote a letter to Dr. Ugart for ideas. उन्होंने डॉक्टर उगाट को एक लेटर लिखा कि कुछ आइडियाज़ दीजिए कि मैं कैसे एक्सपेरिमेंट्स करूं. और डॉक्टर उगाट की तरफ से जो है ही गॉट ए स्टैक ऑफ सजेशंस. स्टैक मीन्स बंडल ऑफ सजेशंस. ढेर सारे जो है उनको सजेशंस दिए गए उगाट की तरफ से, डॉक्टर उगाट की तरफ से, कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स एब्राइट ने जो है हाई स्कूल में पढ़ते वक्त या उसके दौरान वो करते रहे, और समय समय पर ही वन मेनी प्राइजेस एट काउंटी लेवल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो डॉक्टर उगाट ने उनको सजेस्ट किए थे वो उनको करते रहे, और काउंटी लेवल पर वो प्राइजेस जीतते रहे और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो प्राइजेस जीतते रहे. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. So when he was in class 8th, अब उनको फिर से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला साइंस फेयर में, तो वो बेसिकली सोच रहे थे कि इस बार वो कोई एक्सपेरिमेंट करें. तो एक वायरल डिजीज़, एक ऐसा बीमारी कह सकते हैं आप, पाया गया, देखने को मिला, जिसकी वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे, जो मोनार्क बटरफ्लाइज की हम बात कर रहे हैं, तो जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे जो पूरी तरीके से अभी बटरफ्लाई नहीं बने, ठीक है, वो बड़ी संख्या में जो है उस डिजीज़ की वजह से मर रहे थे. और ये कहा गया था कि जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा फैल रही है? बीटल के द्वारा. ओके, व्हाट डू मीन बाय बीटल? इट इज़ ए काइंड ऑफ इंसेक्ट जिसे हिंदी में गुबरैला भी कहते हैं हम, वी कॉल इट गुबरैला, ठीक है, इन हिंदी. बीटल उसे कहते हैं. तो ये बेसिकली हो सकता है कि इस बीटल के द्वारा ये बीमारी या ये डिजीज़ जो है फैल रही है और इसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स मर रहे हैं. तो रिचर्ड एब्राइट ने सोचा कि इसी पर क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए. वाकई में ये बात सच है कि नहीं. सो व्हाट डिड ही डू? ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है इस कीड़ा, ये जो कीड़े हैं बीटल्स बोल के, ये जो कीड़े हैं, ये कीड़े और मोनार्क कैटरपिलर्स को साथ में रखा उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, और ये देखने की कोशिश की कि क्या वाकई में कैटरपिलर्स जो हैं क्या वो मर रहे हैं. बट ही डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हुई कि ये जो डिजीज़ है ये किसी बीटल के द्वारा फैल रही थी. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. दिस टाइम आई वन. और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को साइंस फेयर में शो किया और लोगों को बहुत पसंद आया. फिर रीज़न क्या था वो तो नहीं पता कर पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर शो ऑफ किया, ये ज़रूर उस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि ये बात बिल्कुल गलत है कि बीटल से ये बीमारी जो है, ये डिजीज़ जो है फैल रही है. एंड अल्टीमेटली ही वन प्राइज इन दैट साइंस फेयर. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, और इस बार उनकी जो थ्योरी थी, जो एक्सपेरिमेंट था, वो ये था कि क्या वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करते हैं. नाउ ऑन योर स्क्रीन्स आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे वाइसरॉय बटरफ्लाई है और राइट हैंड साइड मोनार्क बटरफ्लाई है. काफ़ी रिजेम्बलेंस है, दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन विंग्स अगर आप देखें तो विंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है. तो ये बात कही जाती थी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो क्या करते हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करते हैं, या फिर अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं. कौन कोशिश करता है? वाइसरॉय बटरफ्लाइज. क्यों करते हैं ऐसे?
क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ये बर्ड्स बेसिकली बटरफ्लाइज को खाते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई एक प्रकार का इंसेक्ट है इन बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स जो हैं बड़े ही चाव के साथ, इंटरेस्ट के साथ जो है बटरफ्लाइज खाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाती। दूसरी तरफ ये भी बात थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं उनका टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। और इसी वजह से वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करती हैं कि अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह शो ऑफ करती हैं, दिखाती हैं। इससे क्या होता है कि बर्ड्स उनको अटैक नहीं करते। तो ये बेसिकली जो है एक थ्योरी थी, इस पर वो काम कर रहे थे रिचर्ड एब्राइट। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब उनको यही देखना था क्या ये बात सच है कि मोनार्क का टेस्ट बहुत ख़राब लगता है, क्या ये बात सच है कि बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाती। So he found that a starling would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. अब उस प्रोजेक्ट में एब्राइट ने क्या प्रूफ किया, या फिर एब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा, स्टार्लिंग, STARLING, स्टार्लिंग इज एक्चुअली ए यूरोपियन बर्ड, एक यूरोपियन बर्ड है, यूरोपियन देशों में पाया जाने वाला एक बर्ड है, एक चिड़िया है वो। तो उन्होंने ये देखा है कि ये जो बर्ड है ये आम फूड, ऑर्डिनरी फूड जो होता है उसको देने पर वो नहीं खाती थी, लेकिन जब ये मोनार्क बटरफ्लाइज जब दिया जाता था इस बर्ड को, तो ये बर्ड बड़े चाव से जितने भी मोनार्क बटरफ्लाइज आप दे दो ये बर्ड खा लेती थी। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट बहुत ख़राब लगता है बर्ड्स को, इसलिए बर्ड्स जो है मोनार्क बटरफ्लाइज नहीं खाती। उन्होंने इस बात को गलत प्रूव कर दिया। हालांकि एब्राइट ये कहते हैं कि लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, लेकिन समय के साथ साथ और भी बहुत लोगों ने बाद में जो रिसर्च किया उन्होंने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि जो वाइसरॉयज जो बटरफ्लाइज होते हैं वो काफ़ी हद तक मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करते हैं। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। सो अगेन उनको फर्स्ट पोजीशन मिला जूलॉजी डिवीजन में, और थर्ड ओवरऑल साइंस फेयर में उन्होंने जो है प्राइज सिक्योर किया। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. So जब वो अपने सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, तो वहाँ पर उन्होंने जो है इंसेक्ट्स के ऊपर एक हार्मोन की डिस्कवरी की। ठीक है ना, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक ऐसा सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे डेवलपमेंट या हमारे ग्रोथ को प्रभावित करता है। नो, सो हार्मोन इज बेसिकली अ सब्सटेंस इन आवर बॉडी दैट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक भी किसी भी इंसान का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बहुत हद तक ये हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही उन्होंने एक हार्मोन्स को डिस्कवर किया जो है, जो कि पहले दुनिया में नहीं पता था लोगों को, ऐसे एक इंसेक्ट हार्मोन्स को। और कहीं ना कहीं वहीं से जो है उनकी एक नई थ्योरी भी निकल कर आई ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। जो सेल्स के बारे में बहुत सी चीज़ें दुनिया को नहीं पता थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं इसी से जो है सामने आई बाहर। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, वॉट इज द पर्पज ऑफ the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Ugard did not believe it. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब क्या हुआ कि जो अगला जो एक क्वेश्चन का आंसर ये ढूंढ रहे थे,
वो ये था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है उस वो जब तैयार होता है या उसके जो विंग्स होते हैं उसके विंग्स पर गोल्डन स्पॉट्स होते हैं और वो कितने होते हैं 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। ठीक है, तो विंग्स के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। लोगों का ये मानना था कि बटरफ्लाई के विंग्स पर ये जो सुनहरे रंग के जो धब्बे हैं 12 धब्बे जो हैं ये ऑर्नामेंटल है। व्हाट डू मीन बाय ऑर्नामेंटल? मेंट फॉर डेकोरेशन, बस खूबसूरती के लिए है, इसका कोई और ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। बट यू नो डॉक्टर उगाट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उगाट का मानना था कि नहीं, ये जो 12 स्पॉट्स हैं, ये 12 जो स्पॉट्स हैं, गोल्डन स्पॉट्स, सुनहरे जो धब्बे हैं विंग्स पर मोनार्क के, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, खूबसूरती के लिए नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई एक राज है, इसके पीछे कोई ना कोई एक वजह है। एंड व्हाट हैपेंड, ए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट दे फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। अब एब्राइट और उनके एक और साथी जो बहुत एक्सीलेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उन्होंने जो एक डिवाइस बनाया, एक ऐसा जो है उन्होंने डिवाइस तैयार किया जिसके चलते उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली में वो जो स्पॉट्स थे, गोल्डन स्पॉट्स बर्ड के ऊपर, विंग्स के ऊपर, वो एक प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, एक प्रकार का हार्मोन जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट हो सकता है, जिससे जो है बटरफ्लाई फुली डेवलप्ड हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि वो गोल्डन स्पॉट्स क्या कर रहे थे, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये बात दुनिया को पहले नहीं पता थी, बट एब्राइट ने इस बात को प्रूव किया। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस बार उनको फर्स्ट पोजीशन मिला काउंटी फेयर, रीजनल साइंस फेयर में, रीजनल जो साइंस मेला लगता है उसमें, और वहीं से उनको जो है इंटरनेशनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पे उनको थर्ड पोजीशन जो है जीतने को मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. अमेरिका का बहुत बड़ा ये रिसर्च सेंटर है, ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स यहाँ पे रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिसर्च करने का मौका जो है एब्राइट को भी मिला, और वो यहाँ पर इस बड़े इंस्टीट्यूट, इस बड़े रिसर्च सेंटर में जाकर उन्होंने जो है बहुत से रिसर्च किए वहाँ पर। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. और वो जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर से वो एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आया और इंटरनेशनल साइंस फेयर में ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, और फिर से जो है उस बड़े से आर्मी लेबोरेटरी में उनको काम करने का, सीखने का जो है मौका मिला, स्पेशली कब, ड्यूरिंग द समर। इन हिज सीनियर ईयर मीन्स फाइनल ईयर, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. तो उन्होंने एक कदम और आगे गए और एक और उन्होंने बहुत बड़ा सा एक रिसर्च किया, एक फाइंडिंग की। उन्होंने क्या की, उन्होंने ये किया है कि ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग्स। तो उन्होंने क्या किया, जो मोनार्क बटरफ्लाइज के जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें से उन्होंने सेल्स निकाला और उसको जो है कल्चर का मतलब क्या होता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करना, टू मेंटेन ए मॉडरेट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो सके सेल्स। और उन्होंने क्या देखा कि ये सेल्स को जब गोल्डन स्पॉट्स जो थे, मोनार्क के जो विंग्स के ऊपर गोल्डन स्पॉट्स थे, गोल्डन स्पॉट्स के जब टच में लाया गया तो क्या हुआ कि ये सेल्स में डेवलपमेंट देखने को मिला, और ये सेल्स क्या होने लगी, डेवलप होने लगी, और नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में डेवलप होने लग गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं, जब विंग्स के गोल्डन स्पॉट से जब
ये संपर्क में आई, जब उनके टच में आई, तो क्या होने लगा कि ये डेवलप होने लगी। कहने का मतलब ये था कि गोल्डन स्पॉट्स सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं थे, बल्कि गोल्डन स्पॉट्स एक्चुअली में वो क्या कर रहे थे, वो एक प्रकार से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, या फिर वो एक प्रकार से डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of US Department of Agriculture. सो इसी तरीके से इनको मौका मिलता रहा, अमेरिकन बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स और लेबोरेटरीज में ये काम करते रहे। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब चूंकि अमेरिका में ये जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो बहुत ही हाई लेवल की फैसिलिटीज़ होती हैं, और वहाँ पर काम करने का इनको मौका मिलता रहा, और ये नई नई चीज़ें वहाँ पर पता करते रहे, जानकारी इकट्ठा करते रहे, यहाँ तक कि हार्मोन्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल जो इक्वेशन क्या है हार्मोन्स का, वो भी उन्होंने वहाँ पर पता लगाया, क्योंकि वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे। सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेल मेड इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स जो आम इंसान तक नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पर भी इनको जो है मौका मिला इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने का। A year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. और यहाँ पर जब वो अभी भी अपने फर्स्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही थे, तो उस समय उन्होंने एक न्यू थ्योरी सेल के ऊपर जो है उनको एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? इट केम वेल वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। तो वो बेसिकली जो है एक एक्सरे जो फोटोज होते हैं, एक्सरे जैसे निकाला जाता है, तो वो एक हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे देख रहे थे। और देखते देखते क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ उसमें देख ली जो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, बट ही डिड नॉट शाउट, लेकिन वो चिल्लाए नहीं। ठीक है, यूरेका, यूरेका का मतलब होता है एक्चुअली खुशी से या फिर लॉट ऑफ एक्साइटमेंट में इंसान जब चिल्लाता है, दैट इज कॉल्ड यूरेका, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं किए। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। लेकिन उस एक्सरे को देखकर उनको एक नई बात पता चल गई, एक ऐसी बात पता चली जो एक बहुत बड़ा पजल था लोगों के लिए। पजल मतलब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। वो क्या था? डीएनए को लेकर। ठीक है ना, हम अक्सर डीएनए का वर्ड सुनते रहते हैं, टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, अपने बुक्स में भी पढ़ते हैं, और आप जानते भी होंगे, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी नोइंग दिस वर्ड डीएनए वेरी वेल। लेकिन बेसिकली ये डीएनए है क्या? ये हेरिडिटी कंट्रोल करती है। ठीक है ना, जैसे जो दादा, फिर फादर से फिर बेटे को, फिर बेटे से आगे के जनरेशन में कई बार कुछ चीज़ें जो है कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली उस डीएनए की वजह से जो है आगे जाती रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी जो है सेल अच्छी तरीके से रीड कर सकता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि प्लान, कोई डिज़ाइन प्लान। ठीक है ना, तो डीएनए क्या करता है? डीएनए एक प्लान बनाता है कि ठीक है, मुझे इस बॉडी के अंदर रहना है, तो इस बॉडी में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या डेवलपमेंट्स करने हैं। ठीक है, अगर इस शरीर में मैं रहूँगा तो इस शरीर में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो सारी जानकारी जो है सेल बड़ी अच्छी तरीके से रीड कर सकता है। ये पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन ये कब पता चला? बेसिकली जब रिचर्ड एब्राइट ने इस बात का जो है उन्होंने खुलासा किया। So DNA is the substance in the nucleus of a cell. Nucleus, the most important part of a cell. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. तो ये DNA जो कि किसी भी जिंदगी की लाइफ निर्धारित करता है। ठीक है, कि जो फॉर एग्जांपल कोई इंसान, जब कोई नया बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसके लाइफ में या उसके बॉडी में, फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगी, क्या कुछ बदलाव आने चाहिए, क्या कुछ उसमें ऐड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें डीएनए जो है तैयार करता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
और डीएनए से ही ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, और इस डीएनए को कौन अच्छी तरीके से रीड कर सकता है? सेल जो है वो रीड कर सकता है. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night, drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. So एब्रॉयड के जो फ्रेंड थे बेसिकली वो दोनों लोग, जेम्स आर वोंग जिनका नाम है, वो लोग जो है पूरी रात पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे और प्लास्टिक जो मॉडल्स बनाते रहे और ये प्रूव करते रहे कि जो उन्होंने कहा कि सेल्स रीड करती हैं ब्लूप्रिंट्स को, वो कैसे प्रूव कर सकते हैं. उन्होंने जो है उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है उस बात को सामने रखा और उसके बाद उसको जो है आर्टिकल के तौर पे लिखा और उसको पब्लिश करवाया, ठीक है, ताकि वो बात जो है खुलकर सामने आ सके. Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो अच्छे नंबर से वो पास भी हुए एग्ज़ाम में और सेकंड पोजीशन उनको मिला लगभग 1500 बच्चों में, और अच्छे नंबर से वो हार्वर्ड स्कूल से ग्रेजुएट हुए. एब्राइट वेंट ऑन to become a graduate student research at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. और फिर वो नए नए थ्योरी करते रहे, आज भी कर रहे हैं ऐसी थ्योरीज जो अगर प्रूव हो जाए तो फिर एक बात लाइफ को लेकर, ह्यूमन लाइफ को लेकर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो शक हैं, बहुत सी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे अगर इनकी जो थ्योरीज हैं अगर वो प्रूव हो जाती हैं. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. और जिन थ्योरीज पर वो रिसर्च कर रहे हैं अगर उस पर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऐसी बहुत सी जो बीमारियां आज के समय, कैंसर और भी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, ड्रेडफुल डिजीजेस हैं, उनको भी बहुत हद तक रोका जा सकता है. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सब मुमकिन हो सका क्योंकि एब्राइट के अंदर साइंस के प्रति एक क्यूरियोसिटी थी, एक उनके अंदर एक जानने की ललक थी, एक अंदर पैशन था, उनके अंदर एक उत्सुकता थी. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. कहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था? बटरफ्लाई पर उन्होंने स्टार्ट किया था रिसर्च अपना, और उस बटरफ्लाई पर रिसर्च जो उन्होंने किया था वो कहाँ पर ले आया? उनको सेल लाइफ पर लाकर रख दिया. मतलब Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. अब रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट साइंस में तो है, लेकिन और ये इंटरेस्ट कब से उनके अंदर बना? जब वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे अपने पास. लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्ट है, बाकी वो कोई काम नहीं करते. एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन. इसके साथ साथ वो चैम्पियन डिबेटर हैं, वो बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, लोगों में बोलना उनको बहुत अच्छी तरह आता है, गुड कैनोइस्ट हैं. कैनोइस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, कैनोइस्ट बेसिकली कैनोई अगर आपको पता, कैनोई क्या होता है? एक नैरो बोट, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. अगर आपने टीवी पे देखा होगा, एक बड़ी छोटी सी पतली सी बोट होती है जिसके आगे और पीछे एकदम पॉइंटेड होता है, जिसमें एक ही इंसान बैठकर जो है उसको जो है चलाता है. दैट इज कॉल्ड कैनोई, और उसको चलाने वाले को कहते हैं कैनोइस्ट. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी हैं. आउटडोर पर्सन मीन्स जो इंसान बाहर रहना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है, ऐसे शख्स हैं ये. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. और एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, वो नेचर के बड़े अच्छे फ़ोटोज़ खींचते हैं, और साइंटिफिक जो एग्जीबिशंस होते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं, उस चीज़ों के भी, मॉडल्स के भी बड़े अच्छी तरीके से ये पिक्चर्स लेते हैं. In high school, Richard Ebright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wehrer, his social studies teacher and advisor to both clubs. So he was a straight A student. हमेशा उनको A grades मिलते थे क्लास में, स्कूल में, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, क्लब से रिलेटेड वर्क में वो काम करते थे,
और वो कहते हैं कि उनके जो सोशल स्टडीज़ के जो टीचर थे रिचर्ड ए वेयर, वो उनको बहुत एडमायर करते हैं, उनको बहुत वो मानते भी हैं उनको, ठीक है. Mr. Werer was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, Ebright said. Ebright कहते हैं कि भाई मिस्टर वेयर का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज़ आने का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो मिस्टर वेयर ही है. Richard would always give that extra effort, Mr. Werer said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. Mr. Werer भी कहते हैं कि रिचर्ड एब्राइट एक ऐसे शख्स हैं जो हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वो. और यही नहीं, वो साइंस पर अपना काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट पर अपना काम करते हैं, और फिर 2-4 घंटे निकाल कर डिबेट की भी तैयारी करते हैं, डिबेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं अपने आप को. कहने का मतलब ये है कि वो हर फील्ड में ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. Richard was competitive, Mr. Werer continued, but not in a bad sense, he explained. Richard was not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. तो रिचर्ड के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है, मिस्टर वेयर का कहना है. उनका कहना है कि वो इसीलिए कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे प्राइज़ जीतना है, मुझे हराना है दूसरों को. ये उनका मकसद नहीं रहता, लेकिन उनका मकसद ये रहता है कि मुझे अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट. और वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, 100% देते हैं, और शायद इसमें वो जीत भी जाते हैं. And this is one of the ingredients in making of a scientist. Start with a first-rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reason. और अगर साइंटिस्ट बनना है और साइंटिस्ट जैसे ब्रेन आपको चाहिए, माइंड आपको चाहिए, तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. अगर आपको भी जो है रिचर्ड एब्राइट जैसी एक माइंड चाहिए, या फिर रिचर्ड एब्राइट जैसा आपको बनना है, यू नीड टू स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड. सबसे पहले तो आपके अंदर एक फर्स्ट रेट माइंड होना. फर्स्ट रेट माइंड मीन्स यू नीड टू हैव ए माइंड. ए माइंड का मतलब होता है एक तेज़ दिमाग, ठीक है. ज़रूरी है कि आपके पास एक तेज़ दिमाग हो. ओके. ऐड क्यूरियोसिटी, और ऊपर से आपके अंदर चीज़ों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए. मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और उसमें थोड़ा सा और क्या ऐड कर दीजिए आप, जीतने की चाह कि मुझे जीतना है. ये भी अगर आप ऐड कर दोगे तब तो फिर जो है ये तीनों क्वालिटीज़ किसके अंदर थी. एब्राइट हैज़ दीज 3 क्वालिटीज़. एब्राइट के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ थी. फर्स्ट रेट माइंड, ऐड क्यूरियोसिटी, और मिक्स इन द विल टू विन. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. तो वो जो बुक उनकी मदर ने उनको गिफ्ट किया था, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और तब जो उनके अंदर साइंस के प्रति जो एक उत्सुकता जागी थी, वो आज तक बनी हुई है और उसको उन्होंने खोने नहीं दिया. सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, माय डियर चिल्ड्रन. आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है. दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, और साइंटिफिक टर्म्स हैं इसमें, और मे बी द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सो गुड एट साइंस, they will feel bit difficult in understanding the concept of this chapter. लेकिन जो बच्चे साइंस जिनको अच्छी तरह आता है या साइंटिफिक टर्म से जो वेल अवेयर है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी इस पॉइंट्स को समझने में. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू आर फ्री टू आस्क मी. आप पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू, टेक केयर, एंड गॉड ब्लेस यू.